कल प्रधानमंत्री ने 29 मिनट भाषण दिया और ये सरकारी चैनल मोदी दर्शन, जिसको दूरदर्शन भी पहले कहा जाता था, उस पर चला। ये पॉलिसी पर भाषण नहीं था, ये किसी नीतिगत निर्णय पर भाषण नहीं था, ये विशुद्ध राजनीतिक भाषण था जिसमें वो नाम ले लेकर पॉलिटिकल पार्टीज का उनको अपशब्द कह रहे थे। 58 बार कांग्रेस का नाम लिया उन्होंने, क्षेत्रीय दलों का नाम लिया। अगर ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है तो मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहती हूं, आचार संहिता का उल्लंघन क्या है? इससे ज्यादा दुरुपयोग सरकारी तंत्र का और क्या हो सकता है? And I will say that in English also. The Prime Minister chose to speak for 29 minutes on the public broadcaster, Modi Darshan, which was also at one point of time called the Doordarshan, funded by taxpayers' money and spewing venom against India's opposition and our people. How could the Prime Minister use this platform to push forward his political agenda when the model code of conduct is in effect? Tamil Nadu and Bengal will go to polls. There's a model code of conduct that's there. Why on earth did Mr. Modi do what he did? Why did he try and use that platform? And how does the Election Commission not take suo motu cognizance of exploitation of government machinery for pure political purpose? And that's what systematic dismantling and disempowerment of institutions has done to this country. जी हाँ मैम, एक सवाल ये है कि महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर के न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी बल्कि बीजेपी रूल्ड राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कुछ देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि संसद के अंदर जो दृश्य देश ने देखा और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का जो दृश्य था वो द्रौपदी के चीरहरण जैसा दृश्य था। योगी आदित्यनाथ जी इस देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे के मुख्यमंत्री हैं। जिस निर्णय को हराया गया वो परिसीमन का था और योगी आदित्यनाथ जी उसको महिला के द्रौपदी के चीरहरण से कंपेयर कर रहे हैं। आपकी नाक के नीचे हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ, लखीमपुर हुआ। आपने संरक्षण IIT BHU में बीजेपी के IT सेल लोगों ने गैंग रेप किया। आपने क्या सजा दी इन लोगों को? और मुझे दुख है इस बात का कि योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही। मुझे दुख है इस बात का कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कल अपने भाषण में 2 बार एक शब्द का प्रयोग किया, भ्रूण हत्या। जिस देश में आज भी बच्ची को उसके जन्म से पहले मार दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़की है, जहां आज भी भ्रूण हत्या एक सच है, वहां पर इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर भ्रूण हत्या राजनीतिक हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इससे ज्यादा हल्की, इससे ज्यादा सस्ती, इससे ज्यादा छिछली और क्या बात हो सकती है? इससे ज्यादा हल्की और क्या बात हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ जी जो 10 साल पहले तक महिला आरक्षण का विरोध करते थे और अभी थोड़ी देर में उनका वीडियो चला भी दूंगी यहां पर, वो इतनी हल्की और सस्ती बात कर रहे हैं। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था ना, तो उस अन्याय के खिलाफ श्री कृष्ण ने उनकी चीर बढ़ा दी थी। एक बात याद रखिएगा, महिला अबला नहीं है, महिला अपने हक को समझती है, जानती है। वो सब देख रही है जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, जो नौटंकी आप कर रहे हैं, जो महिलाओं का आप शोषण कर रहे हैं और जिस तरह से आप महिलाओं के पीछे छिपकर अपना विभाजनकारी एजेंडा चलाना चाहते हैं, महिलाएं सब जानती हैं। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट वीडियो एंड आई विल गिव इट टू माय टीम टू प्ले इट सो दैट पीपल नो कि किसने उस वक्त क्या कहा था। जी आप पूछिए सवाल। मैम, मणिपुर से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। मणिपुर में फिलहाल जो स्थिति है वहां पे शटडाउन है जो If my team can hear me, just send me the Yogi Adityanath video, please. जी हाँ। मणिपुर में एक बार फिर जो है शटडाउन की स्थिति है, वहां पे सभी दुकानें, सड़कें बंद हैं। जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और
उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग एक कम्युनिटी वहाँ कर रही है। किस तरह से मणिपुर की स्थिति को आप देख पा रही हैं इस समय और क्या सरकार से मांग करेंगी? मणिपुर इस देश का हिस्सा है। मणिपुर 3.5 साल से जल रहा है। वहां पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। वहां पर पहले मुख्यमंत्री को 2-2.5 साल हटाया नहीं गया, फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर एक मुख्यमंत्री काबिज किए गए, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही है, हिंसा नहीं थम रही है। और हिंसा का सबसे ज्यादा कीमत महिलाएं अदा करती हैं। जिन महिलाओं के सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं ना, 60,000 ऐसी महिलाएं और बच्चे आज भी मणिपुर के राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। तो मणिपुर आपसे न्याय की गुहार कर रहा है। 3.5 साल में 3 घंटे के लिए भी आप मणिपुर नहीं गए। महज 1 घंटे के लिए एक अवार्ड फंक्शन में आप गए। मोदी जी, ग्रीस बाद में घूमिएगा, मणिपुर चले जाइए, मणिपुर को बचा लीजिए। विभाजन बाद में करिएगा, फ्लॉड अनडेमोक्रेटिक डिलिमिटेशन बाद में लाइएगा। मणिपुर को बचा लीजिए। मणिपुर को अपने देश के प्रधानमंत्री की जरूरत है। इस देश के नेता प्रतिपक्ष मणिपुर जाकर, राहुल जी मणिपुर जाकर लोगों के आंसू पोंछ सकते हैं, उनको ढांढस बंधा सकते हैं, उनकी हिम्मत बन सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर यह नैतिकता नहीं है, लेकिन फुर्सत नहीं है ना विभाजन करने से, तो बेचारे कैसे जाकर मणिपुर पर मरहम लगाएंगे। जी हाँ मैम, हम ये देख रहे हैं कि जब से संसद में जो संशोधन प्रस्ताव है वो गिरा है, उसके बाद जो एक नैरेटिव की लड़ाई है, बीजेपी उसको बहुत एक तरीके से सड़क से लेकर हम टीवी पर भी देख रहे हैं, तमाम तरह से वो इसको आगे बढ़ा रही है। कल दिल्ली की सड़कों पर देखा, आज अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये भी सच है कि सोशल मीडिया और टीवी पर मशीनरी के जरिए, क्योंकि किस राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो इसका जो काउंटर है, आप क्या वाकई उस तरह से विपक्ष कर पा रहा है? लोगों के बीच लोग समझ पा रहे हैं उन तमाम चीज़ों को, या एक चुनौती आप लोगों के सामने भी है कि जब सोशल मीडिया, टीवी और तमाम जो मशीनरी है, उस दौर में आप लोगों के सामने इसको काउंटर के लोगों को समझा पाए कि आप सही है और सच आप बोल रहे हैं? आप मोदी जी की तरह इस देश को बेवकूफ समझने की गलती मत कीजिए। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी को कल भाषण देने इसीलिए आना पड़ा, राष्ट्र के नाम संदेश इसीलिए देना पड़ा क्योंकि उनकी चोरी पकड़ ली गई है? सदन में बात हो गई, बात खत्म हो गई। आपको क्यों मजबूर होकर देश को संबोधित करना पड़ा? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है। अब आप लीपापोती कर रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो देश की जनता को सर्वप्रथम बेवकूफ मत समझिए। देश की जनता बहुत जागरूक है, सबके होश ठिकाने लगाती है, इनको भी समझ रही है। दूसरा, आपने बोला हम क्या कर रहे हैं। मैंने 45 मिनट के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, लोरी तो नहीं सुनाई है। मेरे नेताओं ने संसद में खड़े होकर जब इस बिल को हराया और तथ्यात्मक रूप से तथ्य पेश किए, उन्होंने देश को संबोधित किया। जब प्रियंका जी ने इस मंच से आपके माध्यम से लोगों को समझाया और संबोधित किया, तो हम सब वही काम कर रहे हैं, देश को समझा रहे हैं, देश के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। हाँ, हमें आपके चैनल 29 मिनट का टाइम नहीं देंगे, हमें दूरदर्शन 29 मिनट के लिए नहीं दिखाएगा, लेकिन देश के लोगों को कम आंकने की मूर्खता मत कीजिए। देश सब समझ रहा है। यह नैरेटिव की लड़ाई नहीं है, इनका नैरेटिव वर्सेस हमारा नैरेटिव। 2012 में जब यह बात होती ना, तब चिंता होती, अरे भाई नैरेटिव की लड़ाई में कहीं वो आगे ना निकल जाए। आपको लग रहा है बीजेपी का कोई नैरेटिव चल रहा है अभी? महिला आरक्षण तो छोड़ दीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, कर्मचारी, आपको लग रहा है बीजेपी का कोई भी नैरेटिव चल रहा है? बीजेपी का जनसंपर्क और जनाधार से कोई नाता ही नहीं है अभी। देयर इन देयर ओन लाला लैंड। उनको लग रहा है जो हम कर रहे हैं वही सब सच है, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो बीजेपी का कोई नैरेटिव नहीं चल रहा है। यह नैरेटिव की लड़ाई नहीं है। एक जमाना था जब एक तरफा नैरेटिव वो चला लेते थे, आज एक तरफा नैरेटिव उनके खिलाफ चल रहा है। जी, वीडियो आया क्या आपके पास? जी। कल हमारे जो शिप पर हमला हुआ, उसके बाद राजदूत को समन किया गया, उस पर अगर आप कोई पार्टी की लाइन, अगर कोई, मैं ऑफलाइन बोल दूंगी, लेकिन अभी मैं इस मुद्दे से हटना नहीं चाहती हूं, मैं इसी मुद्दे पे रहना चाहती हूं। जी हाँ, बोलिए। इनको माइक दे दीजिए। जी।
जी, मैं तेजपाल सिंह। मेरा सवाल ये है कि ये जो महिला बिल पर जितना बीजेपी कह रही है कि हम घर घर जाके महिलाओं को समझाएंगे, मैं ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं कि घर घर जाकर हम मैं आप ही के लिए वीडियो निकाल रही हूँ, घर घर जाके समझाएंगे और आपकी बात सुन रही हूँ तो पूरी। मेरा सवाल है किन महिलाओं को जाकर समझाएंगे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बताता है कि इन्होंने बसंती तांगे वाली, रैम वॉक पर चलने वाली उन महिलाओं को सदन भेजा। जब गांव में हमारे परिवार की महिलाएं, हमारी माँ बहन जो है जिनके चेहरे काले पड़ गए, वो तो ओबीसी SC ST में जब कास्ट सेंसर होता है उसके बाद नंबर आता, उनका तो नंबर मिला ही नहीं। इसका मतलब इन्हें दर्द मलाल इस बात का है कि अपनी मनपसंद महिलाओं को नहीं भेज पाएंगे। नहीं, देखिए, मैं महिलाओं पर टिप्पणी नहीं करती हूं। मुझे ऐसा लगता है हर महिला का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो गांव की हो या शहर की हो, चाहे वो कामकाजी हो, चाहे वो गृहिणी हो। हर महिला सम्मान की अधिकारी है, हर महिला इज्जत की हकदार है। मैं इस बारे में जो आप कह रहे हैं उससे मैं ज्यादा ताल्लुक नहीं रखती हूं। लेकिन किन महिलाओं को समझाएंगे? उन महिलाओं को समझाएंगे जो महंगाई की मार झेल रही हैं, उन महिलाओं को समझाएंगे जिनको शहरों और गांवों तक कोई गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उन महिलाओं को समझाएंगे जिनके पति या बेटे घर लौटने को मजबूर हो गए हैं, उनके पास रहने खाने को नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं गैस की किल्लत की वजह से। उन महिलाओं को समझाएंगे जो आपसे हक और उम्मीद की बात करती हैं, लेकिन आप उनको सिर्फ झुंझुना पकड़ाते हैं, आप सिर्फ जुमले करते। जाइए तो आप अभी गांव में, जाइए तो घर घर, जाइए तो नोएडा के घरों में जो महिला 10,000 रुपए कमा रही है और रो रो कर टीवी चैनल पर कह रही है मेरे बच्चे को रोज दवाई देनी है, लेकिन मैं उसको एक दिन छोड़कर एक दिन दवाई देती हूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, वो आपको असलियत बताएगी। जाए तो ये लोग, मैं तो चाहती हूं ये जाए देश की महिलाओं के पास। देश की महिलाएं इनको ऐसा आईना दिखाएंगी कि अपने चेहरे से नफरत हो जाएगी। दूसरा, कल मैं रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप एक मिनट रुक जाइए, योगी जी पर सवाल पूछा गया था तो जरा योगी जी के मन के विचार भी सुन लिए जाएं। चलाइए भाई। आवाज नहीं है, चलिए आप तब तक सेट करिए, आप सवाल पूछिए। जी मैम, आपने अपने एक जवाब में कहा कि जिस चीज़ की हार हुई है वो है परिसीमन। पार्टी लाइन क्या कहती है मैम? क्योंकि ऐसा लगता है कि विपक्ष अभी मुद्दा ये है कि ये परिसीमन जो है वो महिला आरक्षण बिल से जोड़ के देखा जा रहा है। क्या कांग्रेस को ये लगता है कि परिसीमन अब इतने बड़े देश में समय की मांग है? क्योंकि आप लोगों का ये बार बार कहना कि नॉर्थ में चूंकि भाजपा और एनडीए मजबूत है तो परिसीमन नहीं होना चाहिए, ये अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसा कहती हैं तो क्या ऐसा नहीं है कि आप लोग भाजपा और एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं? कांग्रेस का एक ही मत है, मैं सवाल समझ गई आपका। कांग्रेस का एक ही मत है कि जो भी निर्णय हो वो विभाजनकारी नहीं हो सकता है, वो दक्षिण की राज्यों की, छोटे राज्यों की, पूर्वोत्तर के राज्यों की आवाज का दमन नहीं कर सकता है। और जो ये करना चाह रहे थे उससे उनकी आवाज कम होती, उनकी आवाज को स्टाइफल किया जाता, उनकी आवाज का दमन होता, उनके प्रतिनिधित्व को कम किया जाता। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आप छोटे राज्य हो, आप बड़े राज्य हो, आप हिंदी भाषी हो, आप गैर हिंदी भाषी हो, हम सबकी एक भूमिका इस देश के को चलाने में है। हम सब एकजुट होकर भारत को बनाते हैं और मुझे लगता है जीत जो है वो इस देश की अखंडता की, एकजुटता की और एकता की हुई है। जो संघीय ढांचे पर प्रहार करने ये जा रहे थे उसकी जीत हुई है। हमारे संघीय ढांचे को सुरक्षित रखना और संविधान को मुस्तैदी से कायम रखना ये हमारा कर्तव्य है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। जी, सवाल था यहां पे किसी का? हाँ, चला दीजिए वीडियो। ये पार्टी पहले अपने स्तर पर इस पर चर्चा करे। संसद में चर्चा होने से पहले पार्टियों को अपने स्तर पर इसको, पार्टी में अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए, उनके तथ्यों पर गौर किया जाए। भाई, योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के सांसद गोरखपुर से अपनी पार्टी को बोल रहे हैं पार्टी में चर्चा कीजिए। पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया। सारे दलों में सबसे कम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विमेन का इस लोकसभा में बीजेपी का 12.9%, लोकसभा के एवरेज 13.6% से कम, विधायकों में 9.9%, देश के एवरेज से कम। तो आईना तो यही दिखा रहे हैं और ये आ जाकर बात कर रहे हैं, द्रौपदी के चीरहरण जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। द्रौपदी के चीरहरण पे सारे सभ्य समाज का सिर झुका होना चाहिए, उसका नाम नहीं लेना चाहिए।
ये असलियत है। जी हाँ, इनको माइक दे दीजिए भाई, लास्ट, इसके बाद खत्म करेंगे, बहुत लंबा हो गया। जी, क्या मैं अपने राजनीतिक हित को साधने के उद्देश्य से भारत को गणराज्य बोला तो उन राज्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की साजिश की तरफ नहीं जाता है जो है। मुझे जो कहना था मैंने परिसीमन मैं पर... रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बहुत सी बातें उन्होंने नहीं कही, लेकिन हम समझ सकते हैं वो उनका इशारा बार बार था कि हम आर्थिक रूप से आप लोगों से बहुत, उत्तर भारत से बहुत मजबूत हैं। धन्यवाद के साथ अब जो बातें आपने समझ ली वो आप रिपोर्ट करिए, मुझे क्यों समझा रहे हैं, मुझे क्यों बोल रहे हैं? आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं। मेरा अपना मानना है कि हर राज्य का, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, केरल हो, आप किसी भी राज्य की बात करिए, जो हिंदुस्तान का एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है ना, उसमें सब बड़े सुंदर सुंदर फूल है। एक भी फूल के बिना वो गुलदस्ता अधूरा है। तो कुछ फूलों को मुरझाने के लिए मजबूर ना किया जाए कि वो फूल बेचारे, उनकी आवाज कम हो जाए, उनका पोषण कम हो जाए। क्यों ऐसा हो? इसमें क्या गलत बात कह रहा है कोई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।